Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मराठा क्रांति मोर्चा ने मुंबई, ठाणे और पालघर में बंद वापस ले लिया। वहीं नवी मुंबई में आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया है, जिनमें पुलिस की 2 गाड़ियों समेत दर्जन भर निजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। आंदोलनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया है, जिसके बाद पुलिस ने हवा में फायरिंग की है और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस की गोले छोड़े। वहीं मानखुर्द में आंदोलनकारियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया है, जिसमें से किसी तरह यात्रियों को बचाया गया। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। किस तरह की आगजनी इस वक्त हो रही है इस मराठा आंदोलन को लेकर, वो भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। मानखुर्द में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। मराठा आरक्षण मुंबई, ठाणे, पालघर में बंद वापस लिए जाने की भी जानकारी न्यूज 18 आपको पहुंचा रहा है। नवी मुंबई में आंदोलनकारियों ने आगजनी की घटना की है, बस को आग के हवाले किया गया है। हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन से चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हुआ है। नवी मुंबई में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगाई है। मुंबई के मानखुर्द इलाकों में मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने बीएसटी बस को आग लगा दी है और इस बस को पूरी तरह से जलाने की कोशिश की गई है। अगर हम आपको बस के अंदर का नज़ारा दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कि किस तरीके से जो बस है उसे पूरी तरह से अब जला दिया गया है। यहाँ पर जितने भी अंदर पैसेंजर मौजूद थे, किसी तरह वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे हैं और जो ड्राइवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई चीज़ बस के अंदर फेंकी गई थी, जिसके बाद मुंबई के मानखुर्द इलाकों में मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने बीएसटी बस को आग लगा दी है और इस बस को पूरी तरह से जलाने की कोशिश की गई है। अगर हम आपको बस के अंदर का नज़ारा दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कि किस तरीके से जो बस है उसे पूरी तरह से अब जला दिया गया है। यहाँ पर जितने भी अंदर पैसेंजर मौजूद थे, किसी तरह वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे हैं और जो ड्राइवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई चीज़ बस के अंदर फेंकी गई थी, जिसके बाद इस बस में आग लगना शुरू हो गई और आप देख सकते हैं कि अंदर से जो पूरी बस है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। लेकिन राहत की बात है कि इस पूरी घटना में कोई हताहत या कोई इंजर्ड नहीं है। समय रहते हुए सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। अब इस पूरे मामले में जो मराठा क्रांति आंदोलन के जो लोग बताते कि उनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहेगा, वो प्रदर्शन अब हिंसक होता चला रहा है। जगह जगह उन्होंने जबरन दुकानें बंद कराई, जगह जगह उन्होंने लोकल ट्रेनों को रोकने की कोशिश की और अब जिस तरीके से इस पूरी बस को जलाया गया है वो अब काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो चुका है। अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस बस को जलाने के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से बस को जलाया गया है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी घटना है मुंबई पुलिस के लिए और आगे के जो शीशे तोड़े गए हैं, साफ तौर पे देख सकते हैं कि पत्थर और लाठी डंडों से इनके शीशे पे मारा गया, जिसकी वजह से शीशे पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन समय रहते जो ड्राइवर हैं बस के और जो कंडक्टर हैं वो अपनी जान किसी तरह बचा के बाहर निकले हैं, जिसके बाद जो अंदर जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें यहाँ से बचाया गया है। वही अब इस बस को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है कि ताकि इस बस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सके कि किस वजह से इसमें आग लगी। लेकिन जिस तरीके से जो ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर हैं उन्होंने जिस तरीके से बताया कि बस के अंदर कुछ फेंका गया था और फेंकने के बाद इस पूरी बस में आग लगी है। हालांकि जो मुंबई पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। ड्राइवर से बात करते हैं। सर ये बताइए कि जो अंदर क्या चीज़, बस के ड्राइवर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। हालांकि जो सर ये बताइए कि बस के अंदर कुछ फेंका गया था सर? नहीं ये हम जानना चाहते हैं कि बस के अंदर क्या हुआ था एग्जैक्टली। बस के अंदर कुछ फेंका गया था कि क्या हुआ था? क्या आप पता है किसने कुछ फेंका था बस के अंदर? इसको कुछ लगा नहीं है। किसी को नहीं लगा है? किसी को कैसे लोगों को बचाया? उतर दिया सब लोग को। आग कैसे लगी? ये
ये जिस ड्राइवर बता रहे हैं कि किसी को चोट नहीं लगी है, समय रहते हुए इन्होंने सबको बचा लिया था कि जो लोग अंदर पैसेंजर मौजूद थे उन्हें यहाँ से बचा लिया था। लेकिन ड्राइवर का साफ तौर पर कहना है कि बस के अंदर कुछ चीज़ फेंकी गई थी जिसकी वजह से ये आग लगी है। अच्छा, इसमें कितने पैसेंजर थे, कुछ आइडिया कितने लोग थे अंदर? बस कितने लोग थे? 15 लोग थे। 15 लोग थे। हाँ, तो ये कुछ आग कैसे, कुछ फेंका गया? ये आग कैसे लगी? वो लोग तो पत्ते भीतर मार के बॉटल फेंक दिया। 2 मिनट। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले उन्होंने बस के ऊपर पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करने के बाद उन्होंने बाकायदा एक बॉटल फेंके और पुलिस की ये जांच होगी कि उस बॉटल में क्या था जिसकी वजह से इस पूरे बस में आग लग गई। लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि किसी इसने पत्थर मारने के बाद इस पूरी बस में पेट्रोल बम फेंक दिया था जिसकी वजह से ये पूरी आग लग गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। साथ ही साथ जो आसपास के लोगों के इलाके हैं उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और साथ में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन विनायक के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने जिस तरह से बंद का आयोजन किया है उसके चलते अब जनजीवन प्रभावित होने लगा है। साफ तौर पर ये थाने का वो इलाका है जहां पर हमेशा गाड़ियों की गश्त रहती है। नासिक जाने के लिए या फिर मुंबई से बाहर जाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब लगातार जो है ट्रैफिक साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। जो फ्लाईओवर्स हैं उन्हें आंदोलनकारियों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके मद्देनज़र जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए मुसीबतें अब पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। यहाँ पे बस में देखें, बस में कई यात्री जो है वो फंसे हुए हैं, घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे उनकी तकलीफें बड़ी हैं। आप कितने वक्त से जो है बस में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं? आधा से पौन घंटा हो गया। बस चल रही है बराबर से? बराबर से नहीं चल रही है, चल रही है, बस चल रही है, चल रही है धीरे धीरे। कितनी परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं? परेशानियाँ कितनी बढ़ी हैं? बहुत सारी परेशानियाँ तो बढ़ती ही है। कोई भी आंदोलन होता है परेशानियाँ आम पब्लिक को ही होती है। आप बच्चे के साथ हैं, कितने वक्त से फंसी हुई हैं? परेशान कितने वक्त से हैं? बहुत परेशान हो रहा है। आंदोलन की वजह से जाम में कितना वक्त हो चुका है इस वक्त बस में? किसी का वजह से पता नहीं, लेकिन बहुत देर से बस रुका है। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई है। आंदोलनकारियों को बेंगलोर हाईवे से हटाए जाने पर झड़प हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है और देखिए किस तरह वहां पर मंजर था। यहां पर टायर भी जलाने की कोशिश की गई है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं आपको, जो कि सामने आई है महाराष्ट्र के सतारा से, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी जो आंदोलनकारी हैं उनके बीच झड़प हो गई। आंदोलनकारियों को बैंगलोर हाईवे से हटाने पर ये झड़प हुई है। पुलिस यहां से हटाने की कोशिश इस भीड़ को कर रही थी जो हाथों में झंडे लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। आंदोलनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया है, जिसके बाद पुलिस ने हवा में फायरिंग की है और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले दागे हैं। मराठा आज सड़कों पे हैं, खासकर मुंबई बंद का आह्वान किया है। मराठा नेताओं ने अपने संसद के दिनों में कैसे दिखते हैं, लगातार सरकार के लिए मराठाओं के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के लोग बैक एंड सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मराठा समाज के साथ अन्याय, अत्याचार और धोखा पिछले 3.5-4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने किया। इस बात से खुद शिवसेना बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती। जब पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में एक मराठा लाख मराठा करके इन्हें मराठा समाज का मुख्य मोर्चा निकलता था, तब उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि हमारे आरक्षण के संदर्भ में आप एक तत्काल फैसला करें। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी तब हमने एक ऑर्डिनेंस के जरिए मराठा समाज और मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रावधान किया। वो ऑर्डिनेंस को मरने दिया गया, लैप्स होने दिया गया, उसको कानून का रूप नहीं दिया गया। और ये कौन थे? यही मुख्यमंत्री थे। तो आज उसके विरोध में, उस असंतोष का जो एक अभिव्यक्ति के तौर पर ये मराठा आंदोलन निकल के आ रहा है। इसलिए और इस बीच इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। नवी मुंबई से विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही आशीष दीक्षित थाने से जुड़ रहे हैं।
विवेक, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मुंबई में थाने में पालघर में इस बंद को वापस लिया गया है, लेकिन जिस तरह आज सुबह से ही उत्पात की तस्वीरें आई हैं सामने, क्या वाकई बंद को वापस लिया गया है? तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं इस बात की। हाँ प्रीति, देखिए मुंबई में तो बंद का जो वापस ले लिया गया है, लेकिन इस समय हम नवी मुंबई के मुंबई पुणे गोवा हाईवे पे खड़े और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा हाईवे को बंद कर दिया गया है और जो आंदोलनकारी बीच सड़क पे बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस का काफ़ी ज़्यादा कड़ा बंदोबस्त है यहाँ पर और ठीक इसी जगह जो भीड़ आप देख रही है उसी जगह पर कुछ देर पहले आंदोलनकारियों ने पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जो उनकी 3 गाड़ियां पुलिस की वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। और दूसरी तरफ अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा कि किस तरीके से आंदोलनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला बोला है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नवी मुंबई पुलिस के लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं। इस गाड़ी को भी निशाना बनाया गया था जिसमें पत्थरबाजी और आग लगाने की कोशिश की गई थी और जो ड्राइवर थे इसमें तकरीबन 3 से 4 पुलिस वाले कर्मी थे, किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो उसमें तकरीबन पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और मुंबई पुणे गोवा हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा, आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो ब्रिज के ऊपर है वहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं जो गोवा से और पुणे से मुंबई की तरफ आ रही हैं वो वहाँ पर रुकी हुई हैं। एक भी गाड़ी को मुंबई की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो इनका बार बार दावा था कि पूरे आंदोलनकारियों को जो शांतिपूर्वक होगा, लेकिन धीरे धीरे अब ये पूरी तरह हिंसक होते जा रहा है। गाड़ी में आग लगाना शुरू हो चुकी है और मुंबई में BST बसों में भी आग लगाना शुरू की गई थी। उसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि और वहीं दूसरी तरफ मुंबई और नवी मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी ने हाथ में लिया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो मराठा मोर्चा के जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बाकायदा मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने जो बंद है उसको वापस लिया है। उसके बावजूद भी आप नवी मुंबई की जो ताज़ा तस्वीर देख सकते हैं कि जो आंदोलनकारी अभी भी हाईवे पे मौजूद है, वो एक भी गाड़ी को मुंबई की तरफ नहीं आने दे रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। आशीष दीक्षित भी थाने से जुड़े हुए हैं। थाने वो जगह जहां पर जानकारी ये आ रही है आशीष की मराठा क्रांति मोर्चा ने बंद वापस लेने का ऐलान किया है। नवी मुंबई की तस्वीरें तो डराने वाली भी है, अभी भी हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। थाने से क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जो सुबह से थाने में जो मराठा मोर्चे का असर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। कई जगहों पर बसों में पथराव हुआ था और साथ ही पे जो नासिक और मुंबई हाईवे है उसे पूरी तरीके से जाम कर दिया गया था। लोग अपनी गाड़ियां लेकर घर से बाहर निकले, लेकिन उन गाड़ियों को अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। फिलहाल की जो परिस्थिति दिखाएं कि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो रास्तों पर है और जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें रोक रहे हैं। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक, ये जिस तरह से मराठा क्रांति मोर्चा के द्वारा बंद वापस लिया गया है, दिन भर का उत्पात हमने देखा, आधा दिन बीता है, उसमें आगजनी, हंगामा, झड़प, पुलिस के साथ तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई है। अब किस दलील को देते हुए ये बंद वापस करने का आह्वान किया गया है इन 3 जगहों पर? हाँ देखिए, इस पूरे मामले को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा कि इस आरक्षण के मुद्दे पे क्या बोलना है। आपको बताना चाहेंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में बाकायदा एक कमेटी गठन की है और कमेटी सरकारी अफसर है वो उस कमेटी में शामिल हैं। वो कमेटी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर मराठा सबसे ज़्यादा होते हैं उनकी स्थिति बताएगी कि उनकी जो एजुकेशन है, जो नौकरी है, उसका स्टेटस क्या है। वो कमेटी रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा किया जाएगा, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट उस पूरे मुद्दे पर फैसला लेगा। ये बात लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि पिछले 2 साल से महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो मराठा आरक्षण को लेकर इतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं। इसके बावजूद भी जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि वो सकारात्मक हैं, काफ़ी पॉजिटिव वो लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद उनका साफ तौर पर कहना है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जो सीएम है अभी के अभी और आज ही वो डिसीजन तय करे कि इस पूरे मुद्दे पे क्या होना चाहिए, जिसके बाद वो आंदोलनकारी और जो आंदोलन कर रहे हैं वो सड़कों से हटेंगे। मुंबई में आंदोलन वापस ले लिया गया है, लेकिन नवी मुंबई की जो सबसे अहम रास्ता है प्रीति, आप समझ सकते हैं कि मुंबई पुणे और मुंबई गोवा का ये मेन हाईवे है जो 2 राज्यों को जोड़ता है, गोवा और महाराष्ट्र को। आप देख सकते हैं उस हाईवे को कई घंटों तक यहाँ पर बंद रखा गया है। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि पुलिस का यहाँ पर काफ़ी बंदोबस्त है, पुलिस की कई गाड़ियाँ और जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं।
लेकिन आंदोलनकारी की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और पुलिस उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि वो हिंसक ना हो, नहीं तो पुलिस उनके ऊपर बल प्रयोग कर सकती है। उसके बावजूद भी उन्होंने पुलिस की 3 गाड़ियों को आगे हवाले कर दिया और गाड़ी में तोड़फोड़ और आप जो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि खास तौर पर हाईवे की है, जो कि वो रास्ता है जो मुंबई को गोवा से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। साथ ही आशीष हमारे साथ थाने से जुड़े हुए हैं। थाने में बंद वापस लिया गया है। आशीष, क्या अब हम ये माने कि थोड़े समय में या फिर जो तस्वीरें आप अभी हमें दिखाएंगे हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जैसे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बंद वापस लेने की घोषणा हुई है, वैसे ही कुछ जो गाड़ियां हैं उन्हें यहां पर छोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो आंदोलनकारी जो कार्यकर्ता हैं मराठे समाज के, वो फिलहाल अभी भी ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रास्ते पर मौजूद हैं और वो गाड़ियों को आगे जाने से रोक रहे हैं। वहीं आपको ये बताएंगे कि अगर एम्बुलेंसेस हैं या किसी गाड़ियों में कोई महिला होती है या कोई बच्चे होते हैं तो उन्हें बाकायदा आगे तक छोड़ा जा रहा है। जी आशीष, आपका शुक्रिया जानकारी थाने से हम तक देने के लिए। वो जगह जहां पर बंद का वापस लेने का ऐलान किया गया है, साथ ही नवी मुंबई जहां पर अभी भी तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, लगातार जो हमारे संवाददाता विवेक तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालात सामान्य वहां पर नहीं है, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मराठा क्रांति मोर्चा ने मुंबई, ठाणे और पालघर में बंद किया है और ये वापस अब ले लिया गया। वहीं नवी मुंबई में आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, जिसमें पुलिस की 2 गाड़ियों समेत दर्जन भर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। आंदोलनकारियों ने पुलिस की टीम पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हवा में फायरिंग की और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं मानखुर्द में आंदोलनकारियों ने एक बस को भी आग के हवाले कर दिया है, जिसमें किसी तरह से यात्रियों को बचा लिया गया। मराठा आरक्षण लेकर मराठा क्रांति मोर्चा के लोग अब हिंसक हो गए हैं। नवी मुंबई के जो पुणे और गोवा जाने वाला हाईवे उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि जो मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोग अब सड़कों पर बैठे के उनकी मांग है कि जब तक उनकी सरकार पूरी बात पूरी नहीं होगी तब तक तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से टायरों में आग लगा है, उसके लिए लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और रास्तों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है और लोगों की मांग है कि लोग ये बताइए कि क्या मांगे आरक्षण कंप्लीट होना चाहिए हमारा आरक्षण। लेकिन सीएम हमने किया वही चाहिए, सीएम की बात है, सीएम का राजीनामा देना चाहिए। लेकिन सीएम बोला कि आपकी बात हम मानने को तैयार, लेकिन आप बैठ के बात कीजिए। अभी 57 हो गए, हमें वो चाहिए हमें। 58 वर्ष हो गए, 2 साल से बैठ के बात कर रहे हैं, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी 2-3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, इससे बड़ा आंदोलन होगा इधर ही। मराठी लेकिन पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रहा है। बॉम्बे का मामला नहीं है, यहाँ का मामला है। आश्वासन 2 वर्षापासून आश्वासन भेटलेत फक्त, बाकी काहीच भेटलं नाही। एक मराठा ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो सीएम से बात करने के इच्छा में नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है वो जब तक आंदोलन बंद नहीं होगा, जब तक सीएम उनकी बुरी बातें ना माने। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2 सालों से सीएम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं और बात 57 हमने मोर्चे शान से निकाला, अभी शान से नहीं होएगा। हमने सबको सवेरे से रिक्वेस्ट किया है, अभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। आप एम्बुलेंस दिखाओ, एम्बुलेंस को हम छोड़ रहे हैं सबको, प्रेग्नेंट औरत को छोड़ रहा है, एम्बुलेंस को छोड़ रहा है, छोटे बच्चे को छोड़ रहा है। मराठी बोला तुम? हाँ। तो ये थे लोग जो बता रहे कि वो एम्बुलेंस जो इमरजेंसी है उसको पूरी तरह से छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे का रास्ता आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद किया गया है। इनकी साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और जिस तरीके से इन्हें जो टायर जला के यहाँ पे कोशिश की जा रही है, आगे जो नवी मुंबई है वहाँ पर भी कुछ गाड़ियों में आग लगाई गई है, पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से होंगी। नवी मुंबई से कैमरामैन विनायक के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने जिस तरह से बंद का आयोजन किया है उसके चलते अब जनजीवन प्रभावित होने लगा है। साफ तौर पर ये ठाणे का वो इलाका है जहाँ पर हमेशा गाड़ियों की गश्त रहती है। नासिक जाने के लिए या फिर मुंबई से बाहर जाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब लगातार जो है ट्रैफिक साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। जो फ्लाईओवर्स हैं उन्हें आंदोलनकारियों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके मद्देनज़र जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए मुसीबतें अब पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। यहाँ पे बस में देखें, बस में कई यात्री
जो है वो फंसे हुए हैं, घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे उनकी तकलीफें बड़ी हैं। आप कितने वक्त से जो है बस में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं? आधा से पौन घंटा हो गया। बस चल रही है बराबर से? बराबर से नहीं चल रही है, चल रही है, बस चल रही है, चल रही है धीरे धीरे। कितनी परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं? परेशानियाँ कितनी बढ़ी हैं? बहुत सारी परेशानियाँ तो बढ़ती है, कोई भी आंदोलन होता है परेशानियाँ आम पब्लिक को ही होती है। आप बच्चे के साथ हैं, कितने वक्त से फंसी हुई हैं, परेशान कितने वक्त से हैं? बहुत परेशान हो रहा है। आंदोलन की वजह से जाम में कितना वक्त हो चुका है इस वक्त बस में? किसी का वजह से पता नहीं, लेकिन बहुत देर से बस रुका है। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। आंदोलनकारियों को बेंगलुरु हाईवे से हटाए जाने पर यह झड़प हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया और तब जाकर ये रास्ता आगे खुल सका। लेकिन तब तक मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर उतरे रहे। टायर जलाकर रास्ते को जाम कर दिया गया। आरक्षण की मांग को लेकर कई लोग रास्ते में उतरे। नवी मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस की टीम पर भी लोगों ने पथराव कर दिया और फिर इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवा में फायरिंग की गई। आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसी तरह से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस वक्त क्या ताजा हालात बने हुए हैं, विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी नवी मुंबई में मौजूद हैं। विवेक, कुछ जगह तो प्रदर्शन वापस भी लिया गया है, क्या बताया जा रहा है? सरकार की तरफ से किस तरह के आश्वासन की बात सामने आ रही है? हाँ प्रशांत, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो बंद का जो कॉल था उसे वापस ले लिया गया है। उसके बावजूद भी अभी भी हम नवी मुंबई के मुंबई और गोवा हाईवे पे खड़े हैं। जो पुणे जाने वाला रास्ता है वो अभी पूरी तरह से बंद है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा, अगर आप देख सकते हैं कि विजुअल में साफ तौर पर ये हाईवे है जो पुणे और गोवा की तरफ जाता है। ये हाईवे पूरी तरीके से पिछले कई घंटों से बंद है और आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी सड़कों के बीचों बीच बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस के यहाँ पे काफ़ी कड़क बंदोबस्त है, उसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से हट नहीं रहे हैं। प्रशांत, इसी जगह पर कुछ देर पहले प्रदर्शनकारियों ने नवी मुंबई पुलिस की 3 गाड़ियों में आग लगा दी थी। किसी तरह से पुलिस वहां से बचकर भाग निकले थे और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। हम आपको वो पुलिस की गाड़ी दिखाना चाहते हैं जो प्रदर्शनकारियों के चुंगल में फंस गई थी और पूरी गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद इस गाड़ी को यहाँ पर लाया गया है। बाकी की जो 3 गाड़ियाँ हैं वो प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से जला दी थी और अभी भी आप जो गोवा जाने वाला रास्ता है और जो पुणे जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद है। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस कार्यधिकारी हैं अपनी पूरी कोशिश करें कि जो आंदोलनकारी हैं उनसे संपर्क करें और बातचीत करें कि जो लोग सड़कों बैठे हैं उन्हें वहाँ से हटा लिया जाए ताकि जो हाईवे है वो खुल सके। लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी पूरी तरह से हाईवे पर बैठे हुए हैं। अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा, आप देख सकते हैं जो पूरा हाईवे है, यह हाईवे मुंबई को पुणे से जोड़ता है और महाराष्ट्र को गोवा से जोड़ता है। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य की जाने वाला रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद है। हालांकि यहाँ पर जो इनकी मांगे हैं उनके साफ तौर पर कहना है कि जब तक महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सीएम इनकी पूरी बातें नहीं मानते तब तक इनका ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। हालांकि ये पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है प्रशांत, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में बाकायदा एक कमेटी भी बनाई हुई है और उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जो कमेटी में जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करें कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मराठाओं की क्या स्थिति है, किस तरह उनके जो सरकारी जॉब मिल सकते हैं और उनकी जो एजुकेशन है उसकी क्या स्थिति है, उसकी बाकायदा कमेटी रिपोर्ट बना के बॉम्बे हाईकोर्ट में दे ताकि कोर्ट इस पर फैसला ले सके। आप बने रहे विवेक हमारे साथ, लेकिन इस मराठा आरक्षण से जुड़े आंदोलन में राजनीतिक दल भी कुछ साथ में नजर आ रहे हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुळे का क्या कहना है इस मामले में, वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार ने कमिटमेंट भी दिया था कि जल्द से जल्द मराठा समाज को वो आरक्षण देंगे। उसके बाद 2 दिन पहले एक काका साहेब शिंदे की जो जल समाधि उन्होंने ली, उसके बाद हर जिले में महाराष्ट्र में आज अस्वस्थता है। पुलिस और बच्चों में बड़ा कन्फ्रंटेशन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी आप बात करें ऐसे विनती करती हूँ, क्योंकि मराठा आरक्षण को जो शब्द
धनगर मराठा दोनों को बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो आरक्षण देंगे और बहुत अच्छी तरह से आज तक डायलॉग हो रहा था, लेकिन 2-3 दिन से बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में बंद है, नासिक, रायगढ़, ठाणे सब जगह बंद पुकारा गया है। तो संसद में भी ये बात उठाई गई, लेकिन विवेक, अगर आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाले नेताओं ने इस आंदोलन को वापस ले लिया है, तो क्या बाकी के प्रदर्शनकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं जो अब तक के सड़कों पर उतरे हुए हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा प्रशांत, आपने देखिए कुछ देर पहले ही जो मराठा क्रांति आंदोलन की जो लोगों ने उन्हें बाकायदा मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो शहरों में जो भी उनका बंद का ऐलान था उसे वापस ले रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो किसी की बात नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उनकी मांगों को पूरा करें। उनकी कुछ अहम मांगे हैं। जो पहली मांगे हैं कि उसमें 16% रिजर्वेशन होने चाहिए उनकी पढ़ाई और सरकारी नौकरी में, साथ ही साथ 72,000 नौकरी है उसमें भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जो मराठा किसान है जिनके ऊपर लोन है वो पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए। ये कुछ अहम मांगे हैं जो मराठा लोग मांग रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2-2.5 साल से लगातार वो महाराष्ट्र सीएम के साथ अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, उसके बावजूद ही महाराष्ट्र के सीएम उनसे बात नहीं रख रहे, उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। हालांकि आज अभी जो कुछ दिन से प्रदर्शन चल रहा है जो औरंगाबाद और पुणे में और मुंबई में हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र सीएम ने वादा किया है कि उनकी बातें सुनेंगे और जल्द से जल्द पूरे मामले को सुलझाया जाएगा। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया विवेक। 2019 में विपक्ष के गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के अंदर ही कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस सूत्रों से अब जो खबर सामने आ रही है उसमें कहा है कि पार्टी माया या ममता सहित विपक्ष के किसी भी नेता को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है, बशर्ते वो नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि का ना हो। शीर्ष नेतृत्व ने मोदी विरोधी गठबंधन का चेहरा होने का दावा भी अब छोड़ दिया है। पार्टी के नेता अब भी राहुल के नाम पर लेकिन अड़े हुए हैं। बंगाल कांग्रेस ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी को ही 2019 का चेहरा बनाने का फैसला लिया गया और कांग्रेस ही गठबंधन का नेतृत्व करेगी। बीजेपी ने इसे चुनाव से पहले ही विपक्ष में फूट बता दिया है। वहीं एनसीपी ने कहा है कि सबसे बड़े दल का नेता ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा। हम सीडब्ल्यूसी जो हमारी मीटिंग है उसमें तो पूरे हमने देश के कांग्रेस कार्यकर्ता की जो आकांक्षाएं हैं वो हमने साफ साफ व्यक्त की है कि राहुल गांधी जी आज भारत के लिए वो विकल्प है जो भारत की संविधान, भारत की सभ्यता, सद्भावना और भारत को अच्छे एक उद्योग और इकोनॉमिक रास्ते पे ले जा सकने वाले वही उचित नेता है हमारे दल के लिए। और सर, गठबंधन के किसी और नेता को अगर आगे चल के भविष्य में प्रधानमंत्री बनाने को लेकर हुआ तो क्या कांग्रेस ओपन है कि नहीं? देखिए, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो हम सब बोलेंगे एक ही आवाज़ में कि कांग्रेस की हमें राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर जी, 2 दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप सब लोगों ने कहा था राहुल गांधी हमारे चेहरा होंगे। 2 दिन बाद ही कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने कह दिया कि ममता बनर्जी या मायावती के लिए भी तैयार हैं वो प्रधानमंत्री पद के। मुझे पता नहीं कौन टॉप सोर्सेज क्या कहा है। हम जानते हैं कि हमारा तरफ से हमारे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हम सब राहुल गांधी जी की, हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हम जरूर चाहेंगे, दिल से चाहेंगे कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अगले दिन सारे हिंदुस्तान को नेतृत्व दे, सारे हिंदुस्तान की नेतृत्व देने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। ये हमारा ख्वाहिश है, ये हमारा मन की बात है, ये हमारा दिल की बात है। हम हर वक्त ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी वो कामयाब की शिखर पर पहुँचे। तो इसलिए हम जितने हैं कांग्रेस वर्कर, लीडर, सब मदद करेंगे। यही तो हमारा बात है। लेकिन यूपीए 3 बाद कौन क्या कहता है उसके जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। लेकिन अधीर जी, अगर यूपीए 3 बनता है तो नेतृत्व किसका होगा, राहुल गांधी या ममता बनर्जी? तो ममता बनर्जी को कैसे क्या होगा पता नहीं। ये तो मेक बिलीव वर्ल्ड की बात करते हैं। ये ममता बनर्जी हवा उठा रहे हैं बंगाल में कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सारे सीट उनके पास आ गए हैं, 272 सीट उसके पास कैसे आएंगे वो उसको पता करना चाहिए। वो खुद अपना मेक बिलीव वर्ल्ड जिसको इमेजिनेशन कहते हैं, और खासकर मैं कहूँगा कि ये वाइल्ड इमेजिनेशन है। उनको उनका रवैया अपनाने दीजिए। उनके बगल में जो आजू बाजू में जो रहते हैं उनको दीदी को
बारे में ही बोलना चाहिएगा। वो कह रहे हैं इसलिए, लेकिन हम लोग तहे दिल से सब कुछ, हमारा मेहनत, हमारा सब कुछ पसीना हम बहाएंगे राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर वो मौका हमें आए तो। ये तो अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, वह एक इमेजिनेशन है, यानी सिर्फ वो कल्पना कर रही हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। लोकतंत्र इतना बड़ा है और इस लोकतंत्र में लोग तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। मैं समझता हूँ जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि वो ममता मायावती किसी भी नाम पर सहमत हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। वो मैं आज कह रहा हूं, वो सत्ता के लिए कोई भी रूप धारण करेंगे। सत्ता की लालसा इतनी अधिक हो गई है कांग्रेस के अंदर, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन देश की जनता उनके हाथों में सत्ता नहीं देने वाली है। और ममता बनर्जी की विश्वसनीयता देश के अंदर में है नहीं। जो हिंदू विरोधी हो, बहुसंख्यक विरोधी हो, धार्मिक विरोधी हो, उसे देश कभी नहीं स्वीकारेगा। लेकिन कांग्रेस के पश्चिम बंगाल कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं आ सकता, ममता बनर्जी के नाम पर सहमत नहीं होंगे, तो आपस में भी कहीं ना कहीं फूट है उनमें। देखते चलिए ना, कांग्रेस का असली रूप लोगों ने देखा है। चंद्रशेखर जी को किस ढंग से धोखा दिया, चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया, गुजराल सिंह को धोखा दिया, देवगौड़ा को धोखा दिया। अभी कुमार स्वामी कर्नाटक में बेचारे कह रहे हैं, रो रहे हैं, रो रो करके अपनी व्यथा कह रहे हैं। यही है कांग्रेस का गठबंधन। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन के सहारे भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, उनकी खुद की गिर गई, खुद की गिर गई, और खुद की गिरी ऐसी कि भद पिट गई। अब भद पिटी ऐसी कि एक हीरोइन की तरह आंख मारने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देखिए, मुझे लगता है कि एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस तरह से कांग्रेस के प्रेसिडेंट का एक्सपोजर लोकसभा में हुआ, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बिना अपने साथियों से बात किए हुए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, और पहला मौका होगा या एक अनूठा मौका होगा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नामांकन से पहले ही विड्रॉल हो गया। जिस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने श्री राहुल गांधी को अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार से ठहराया, तो उसी दिन हमने कहा था, यानी विपक्षी एकता का बीज बोया गया है, लेकिन वो इतना जल्दी अंकुरित होकर के फलित होगा ऐसे उम्मीद नहीं था। यानी शुरुआत में ही उनको एहसास हुआ है, महसूस हो गया है, यानी उनके उम्मीदवारता के लिए कोई सहमति नहीं है उनके साथी पार्टियों में। अभी चुनाव से इतना पहले ये तय करना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और क्या उसका फार्मूला होगा, मैं समझता हूँ कि इस बहस में पड़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। ये बात कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है और सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। करता रहा हूँ अपने दल की ओर से। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है तिनका तिनका इकट्ठा करना, लोकोन्मुख प्रगतिशील राजनीति के स्वर को और मजबूत करना, और तमाशे वाली सरकार, जुमलों पर आधारित सरकार, जन सरोकारों से विमुख सरकार को सत्ताच्युत करना। जाहिर है कि CWC के बयान को भी भाजपा और मीडिया के एक वर्ग ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। हमारे लिए साबुन शैम्पू का चयन नहीं है प्रधानमंत्री का पद, डेमोक्रेसी सामूहिकता की चीज़ है। और आज राहुल जी और उनकी तरफ से जो भी बयान कांग्रेस से आ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि नेता चुनने में हमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई भी नेता हो सकता है। ये तो आपने बदली हुई बात कर दी, और कमोवेश अब जब नेता चुनने की बात आएगी या PM पद की, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कैंडिडेट कौन होगा सर? देखिए, मेरे लिए फेवरेबल कार्यक्रम है, मेरे लिए फेवरेबल एक लोकोन्मुख राजनीति है। मेरे लिए ये आवश्यकता है कि 4 वर्षों में जो एक भीड़ तंत्र हमारे तमाम चीज़ों को, संजीदगियों को कुचल रहा है, वो खत्म हो। नेता तो इतने सारे हैं हमारे पास कि कोई भी प्रधानमंत्री होगा ना, तो
बड़े दिलवाला होगा, बड़ी दिलवाली होगी, सीने की बात नहीं होगी, सीने की लंबाई चौड़ाई की बात नहीं होगी। तो ये थे आरजेडी के नेता और इनका यही कहना है कि जो भी नेता इनकी पार्टी का होगा वो सबको सर्वमान्य होगा और एक ये सही रणनीति ही है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। जो गैर भाजपाई दल हैं वो पहले मिल जाएं, फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी बात निर्णय करने का काम बाद में होगा। पहले निर्णय ये करना है कि गैर भाजपाई दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करें और चुनाव जीतने के बाद जो सांसद होंगे वो तय कर लेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे हम बात करते हैं इस तरह जिस तरह से राहुल गांधी ने अब ये कहा है कि मोदी जी को हटाने के लिए या आरएसएस से किसी भी लोगों को हटाने के लिए पीएम से पद से वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। वो तो आप भी कह रहे हैं, वो तो जब उनको कोई सुनने वाला नहीं है तो वो अपनी शर्म को बचाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। उनको कौन पूछ रहा है? उनको किसने प्रपोज किया कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो जाओ और उसको ये कहना कि मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ? एक हास्यास्पद चरित्र बन गई है और शक्ल बन गई है राहुल गांधी की। लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और बालिका गृह का निरीक्षण किया। इसी बालिका गृह में 29 नाबालिग लड़कियों के रेप का मामला भी सामने आया, जिसके बाद पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस मामले में कुछ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव के अलावा जीतनराम मांझी ने भी बालिका गृह का दौरा किया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला जब से सामने आया है उसके बाद से लगातार विरोध का सिलसिला जारी है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और हम के संयोजक जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उसी कैंपस में जहाँ पर लड़कियाँ रहती थी और अभी आकर ये लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर अधिकारी तैनात हैं उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी लड़कियाँ यहाँ पर रहती थी और किस तरह से उनके साथ यौन शोषण किया गया था। हालांकि जब से यह मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। आज भी कई बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा है और अभी तेजस्वी यादव जब यहां पर पहुंचे हैं तो जो भी अधिकारी यहां पर तैनात हैं उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर खुदाई हुआ था उस जगह को भी उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही जहां पर लड़कियां रहती थी उस जगह पर भी जाकर लोगों से जानकारी और जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट तैनात हैं उनसे बात करने की कोशिश की, जानकारी जुटाने की कोशिश की और कहा यह जा रहा है कि कई इस मामले में सफ़ेदपोश शामिल हो सकते हैं जो सत्ता से संरक्षण उनको प्राप्त है ऐसा आरोप लग रहा है और उसके बाद से लगातार हंगामा जारी है। यह हंगामा कब तक चलेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था और 29 लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हो गई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से लोग लगातार परेशान हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कई इलाके बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आने वाले समय में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है। राजस्थान और गुजरात में भी भारी बारिश से कई इलाके डूब गए हैं। वहीं राजस्थान के बारां में भी पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है। भारी बारिश की वजह से पार्वती नदी उफान पर है और इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है।
भारी बारिश की वजह से अब तक जिले में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ बारां से श्योपुर तक जाने वाला रास्ता भी पानी भरने की वजह से बंद हो गया है। भोपाल नेशनल हाईवे नंबर 90 पर भी पानी भर गया है और इस वजह से वाहनों की आवाजाही यहाँ पूरी तरह से बंद हो गई है। भारी बारिश की वजह से अटरू से कई गांव भी यहाँ पानी में डूब गए। अटरू के शाहबाद के समरानिया में भी लोगों को अब घरों से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि घरों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। भले ही पुलिस और प्रशासन ने एहतियातन वाहनों को रोकने के लिए चेकपोस्ट लगा के रखे, मगर भारी बारिश की वजह से नगर परिषद के दावों की पोल भी खुलती दिखाई दे रही है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें भी राहत और बचाव के काम में लगी। वहीं जयपुर में हल्की बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हल्की बारिश ने ही जयपुर सचिवालय के सामने तालाब जैसे हालात पैदा कर दिए। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय और उद्योग भवन के पास भी सीवरेज लीक होने की वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया। सीवर के लीक होने की वजह से सड़कों का गंदा पानी यहाँ जमा हो गया है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कलमा डैम के 66 दरवाजे खोलने से ओडिशा में बाढ़ की बात सामने आ रही है। वहीं ओडिशा के हीराकुंड बांध के 8 दरवाजे खोलने से भी हालात और बिगड़ गए हैं। गुजरात के डांग में पिछले 12 दिनों से बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से डांग के कई गांवों में बाढ़ आने से लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मेडिकल मदद भी इन तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिरकार एक बच्चे की भी इस इलाके में मौत हो गई है। और ऐसे ही हालात उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां बागेश्वर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से रास्ते भी बंद हो गए हैं। कई गांव मुख्य सड़कों से कट चुके हैं। बारिश से मल्ला दानपुर और शामालीती के रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये दोनों ही रास्ते दरअसल हिमालयन क्षेत्र के गाँवों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन इन सभी रास्तों को पूरी तरह से खोल पाने में अब तक नाकाम साबित हुआ है। हालांकि कुछ रास्तों को खोल दिया गया है, मगर उन पर भी गांव वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। रास्ते बंद होने की वजह से इलाकों में खाने पीने की चीजें भी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी बीते 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से चंबल, पार्वती, सीप और अमराल समेत कई नदियां उफान पर है। अमराल नदी में उफान की वजह से 15 गाँवों का रास्ता बंद हो गया है, जबकि गाँव वाले जान जोखिम में डालकर के पानी के तेज बहाव के बीच रास्ता पार करने को मजबूर दिखाई दिए। पानी के तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार भी नदी पार करने लगा, मगर उसी बीच वो बाइक समेत पानी में बहने लगा। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचा ली। इस बीच प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। प्रशासन की ओर से लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं देखे गए। वहीं गुजरात के वलसाड़ में कुछ लोग रबर की ट्यूब की मदद से नदी को पार करने लगे। दावा है कि वलसाड़ में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांव पूरी तरह से कट चुके हैं, जिसकी वजह से लोग जिंदगी दांव पर लगाकर ट्यूब के सहारे नदी पार करने पर मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग प्लास्टिक की मदद से नदी पार करने लगे। नदी में उतरने से पहले लोगों ने अपने कपड़े प्लास्टिक की एक बड़ी थैली में रखे और फिर उसमें हवा भरकर उसके सहारे नदी पार करने लगे, जबकि कुछ लोग हाथों में दूध का बर्तन और कपड़े लेकर ट्यूब के सहारे नदी पार करते नजर आए। यही नहीं, गांव की महिलाओं ने भी नदी पार करने के लिए यही तरीका अपनाया। उफान पर बहती नदी को पार करते इन लोगों को अब भी सरकार से मदद का इंतजार है। लोगों की समस्याओं को देख प्रशासन ने जल्द ही पुल बनाने का भरोसा दिया। वलसाड़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को अपने मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मराठा क्रांति मोर्चा ने अब मुंबई, ठाणे और पालघर में बंद वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। नवी मुंबई में आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें
पुलिस की 2 गाड़ियों समेत दर्जन भर निजी गाड़ियां भी शामिल है। आंदोलनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव भी किया और इसके बाद पुलिस ने हवा में फायरिंग की और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। वहीं मानखुर्द में आंदोलनकारियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया, जिसमें किसी तरह से यात्रियों को बचा लिया गया।